सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। आगाज़ में एक बार फिर बात करेंगे सानेहा गुल प्लाजा का, जिसका 5वां दिन है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, मगर उम्मीदें मलबे तले दबती जा रही हैं और अहले खाना की आंखें रेस्क्यू एहलकारों पर जमी हैं कि शायद कोई करिश्मा हो जाए और उनके प्यारे सही सलामत वापस आ जाए। नाज़रीन, ये सिर्फ एक आग नहीं है, ये एक सवाल है हमारे निज़ाम, हमारी तैयारी और हमारी तरजीहात पर। एक तरफ लोग बेबसी का शिकार हैं, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि नेशनल असम्बली में इसी साने पर सियासत की आग भड़की है। MQM और पीपल्स पार्टी एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बौछार कर रही है। फारूक सत्तार ने पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर तनकीद की तो शहला रज़ा, जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से, वो मैदान में जवाब दिया कि ये आग है, ऐसा हो जाता है। जबकि ख्वाजा आसिफ इख्तियारात और जिम्मेदारियों की तकसीम पर सवाल उठा रहे हैं। मेयर कराची फायर सेफ्टी सिस्टम की ज़रूरत पर जोर दे रहे हैं, मगर ज़मीनी हक़ाइक़ सामने हैं। अब हुकाम की जानिब से 3 दिन में फायर सेफ्टी का अल्टीमेटम दिया गया है, लेकिन सवाल तो ये है कि इस अल्टीमेटम को अंजाम तक भी पहुंचाया जाएगा। क्या कराची के पर सियासत ख़त्म होगी या लाशों पर बयानात ही मिलते रहेंगे? इक़दामात हम कब देखेंगे? इसी पर बात करने के लिए तशामुल हक साहब, सीनियर एनालिस्ट, हमारे शो का हिस्सा, उनके साथ साथ कादिर खान मंदुखेल साहब ने, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। ताहा अहमद खान साहब, MQM पाकिस्तान के रहनुमा, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। आप तीनों को वेलकम करते हुए, कादिर खान साहब, मैं सबसे पहले आपकी जानिब आती हूँ। बहुत बड़ा सानेहा हुआ है, हम देख रहे हैं ऑब्वियसली इसमें इदारों की भी, हुकूमत की भी गफलत है, सारे मामलात हमारे सामने हैं। क्योंकि जब ऐसी मार्केट्स बनती हैं या ऐसे प्लाजास बनते हैं, किस तरीके से पास हुआ, एंड अगर हम जाएं तो ज़ाहिर सी बात है फिर हुकूमत पे ज़िम्मेदारी आ जाती है कि वो चेक एंड बैलेंस किस तरीके से करी थी। लेकिन अब हमने आगे बढ़ना है। इस सिलसिले में क्या कमेटीज़ बनेंगी, ऐलानात होंगे, इक़दामात अल्फाज तक दिख रहे हैं, या संजीदगी से अब ये हुकूमत सोचेगी कि नहीं जी, अब हमने ये जो मामला था इनको ख़त्म करना है और इक़दामात इन एक्शन होंगे? बहुत शुक्रिया हमना। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, हुकूमत की का मतलब एक वालिदैन की तरह होता है। वो बच्चे कोई भी हो, घर में कोई भी फर्द जो है ना गलती कर दे, जिम्मेदारी वालिदैन के ऊपर आती है। मैं ये बिल्कुल मानने को तैयार हूँ कि हुकूमती जो अदारे हैं उनकी रिपोर्टों के ऊपर आंख बंद करके यकीनी करना चाहिए, उसको जो है ना वो आज़ाद ज़राए से भी चेक कराना चाहिए, सब ओके की रिपोर्ट का नतीजा फिर ये होता है। पहली बात तो मैं ये करूँ। दूसरा सवाल आपका जो कमेटी के हवाले से, यकीनन ताजरों और हुकूमती अरकान के ऊपर मुश्तमिल कमेटी बनाई गई है जो ये नुकसानात का जो है ना वो तखमीना लगा ले और उसके ऊपर यकीनन से हुकूमत उसका रिस्पॉन्ड देंगे और वो जो भी अजाला करेंगे वो करेंगे। और नियमुल बदल तो नहीं है जो प्यारे चले गए दुनिया से, और जारी बात है उनका नियमुल बदल तो नहीं है, मगर फी का से 1 करोड़ हुकूमत ने उसको भी ऐलान किया है। साथ साथ आपने आमना देखा होगा मुख्तलिफ हुकूमतों में हर वक्त किसी भी इश्यूज के ऊपर अपोजिशन का एक ही मुतालबा होता है कि जुडिशल कमीशन बनाओ। आपकी कमेटी पे हमें यकीन नहीं है। ये पहली मर्तबा है कि पीपल्स पार्टी खुद जुडिशल कमीशन की ऑफर कर रही है कि जुडिशल कमीशन का ऑफर करते हैं। आइए देख लें, हमारे जो लोग जिम्मेदार है वो उसको जो है ना वो बिल्कुल कठहरे में खड़ा करना चाहिए, और ताकि वंस फॉर ऑल जो है ना पाकिस्तान में एक एग्जाम्पल सेट हो, ताकि किसी भी शहर में इंक्लूडिंग कराची जो है ना वो इस तरह सानिया ना हो और लोग जो है ना अलर्ट हो। यहाँ कोई होता है ना, आपको पता है हमारे ब्यूरोक्रेसी काल, इस हवाले से ये हुकूमत ने जरूर ये ऐलान किया है। लेकिन साथ साथ जो आपने किया कि हम खुद मैं कल 11 टीवी चैनल्स पे था और गला खराब होने के बावजूद हमने सख्त सवालों के जवाब दिए। मगर दूसरी तरफ अगर आप देख लें कि कौमी असम्बली में जिस तरह ख्वाजा आसिफ हो, जो कोई घर का चौकीदार भी ना बना ले, वो वजीर दिफा बना हुआ है, और उसी वजीर दिफा का बयानात इसी असम्बली के फ्लोर पे जो गालियां जिसको दे रहे थे, आज उन्हीं का वजीर दिफा है। ये क़यामत की निशानी और कुछ नहीं। इस शख्स का एक जुमला बड़ा मशहूर है, कोई शर्म होती है कोई आया होती है। मैं उसको थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ, कोई शर्म होती है कोई आया होती है, कोई गलत नाम की कोई चीज होती है कि बजाय वफाकी वजीर दिफा आप यहाँ कराची में आग लगी हुई है, हर घर अफसुर्दा है, बल्कि पूरा पाकिस्तान अफसुर्दा है।
آپ بجائے یہ کہ وفاقی حکومت کی طرف سے جو آپ کا گرین لائن پچھلے 5-7 سال سے التوا کا شکار ہے، جو کراچی جو ہر چیز کے لیے وفاق کا انتظار کر رہی ہے، فنڈ کے وہ نہیں دے رہے، اس کے اوپر بات کرنے کے یا لوائقین کے یا متاثرین کے لیے کوئی امداد کا اعلان یا اس کو کوئی کومک دینے کی آپ نے اپنا ڈرامہ شروع کر دیا، 18ویں ترمیم، یہ سارا ڈرامہ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ انتہائی شرمناک اور بیہودہ ٹائپ کے جو نا وہ بیانات ہیں۔ اچھا، ساتھ ساتھ اسمبلی میں جو سابق ناظم یا سٹی میئر یا مختلف اوقات میں نام بدلتے رہتے تھے، میئر فاروق ستار نے بھی تقریر کی ہے، امین الحق صاحب نے بھی تقریر کی ہے، اور ایک جو ناظم رہا تھا یا میئر رہا تھا مصطفیٰ کمال صاحب، وہ موجود نہیں تھے، شاید اسمبلی میں مجھے نظر نہیں آئے۔ یہ ان لوگوں کے دور میں جو 35 سال سے یہ لوگ مختلف حکومتوں میں، کراچی میں یا حیدرآباد میں یا شہروں میں بڑے بڑے عہدوں کے اوپر یہ براجمان تھے، ہم وہ بات نہیں کر رہے۔ یہ جو بلڈنگ بنی ہے یہ 1998 میں ایم کیو ایم کے دور میں، جو سندھ حکومت پیپلز پارٹی کی نہیں تھی، میئر تو پہلی مرتبہ کراچی کا پیپلز پارٹی کا ہے، ان کے دور میں وہ کمپلیشن ہوا ہے 2003 میں، اور وہ ایک فلور کے بجائے انہوں نے 4 فلور بنا دیے اور ساری چیزیں۔ چلو میں اس کو بھی تھوڑا سا آگے لے جاتا ہوں کہ بہت سارے لوگ حوالہ دے رہے ہیں۔ کراچی میں ایک اور بھی حادثہ ہوا ہے، میرے اور مصطفیٰ کمال صاحب اور شہباز شریف صاحب کال کا ہے، بلدیہ ٹاؤن، جہاں بلدیہ فیکٹری کے نام سے 2012 میں ایک ثانیہ ہوا، بتہ نہ دینے کی صورت میں گیٹ پہ تالے لگائے، 259 غریب مزدوروں کو زندہ جلائے۔ یہ میں الزام نہیں لگا رہا ہوں، اس کے اوپر مصطفیٰ کمال صاحب نے باقاعدہ پریس کانفرنس کی ہے، جو ان کا کراچی کا صدر ہے، آج بھی رپوش ہے، حماد صدیقی اور باقی لوگوں کو جو سزا ہوئی اس کی اپیلیں چل رہی ہے، تو انہیں کہا یہ ہمارے لوگ ہیں، اگر بلوچستان میں یا پختونخوا میں دہشت گردوں کو کھلے عام معافی دی جاتی ہے تو ہمارے لوگوں کو بھی دے۔ یہ میں الزام نہیں لگا رہا ہوں، یہ پریس کانفرنس باقاعدہ مصطفیٰ کمال صاحب نے کی ہے۔ پھر ساتھ ساتھ میں ایک اور ایشو بھی آپ کے سامنے رکھوں، اس پلازے میں تقریباً جو بھی غیر قانونی دکانیں بنی ہے 1200 ہے۔ اب 1200 میں کوئی 5000 بتا رہا ہے، کوئی 8000 بتا رہا ہے۔ کل ان کا جو صدر تھا وہ میرے ساتھ وسیم بادامی صاحب کے شو میں، اس نے کہا ہم کو صرف 1500 لیا، تو 1500 کے حساب سے 18 لاکھ روپے مہینے کا بن رہا ہے۔ تو میں تو حساب لگا رہا ہوں، مجھے تو اطلاع یہ ہے کہ 8000 لے رہے 96 لاکھ بنتے ہیں۔ ظاہری باتیں، جب ایک یونین ہوتی ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ پانی، بجلی، گیس، صفائی، چوکیداری سسٹم کو بندوبست کرتے ہیں۔ آپ مجھے بتا دوں، وہاں CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں، وہاں بجلی نہ ہونے کی صورت میں جنریٹر باقاعدہ انسٹال کیے، وہاں صفائی کے یقیناً چوکیدار سویپر رکھے ہوں گے اس نے، لیکن اگر انتظام نہیں کیے تو آگ بجھانے والی جو آلات ہے اس کی بھی کی ہے۔ آپ مجھے بتاؤ، ایک پھول کی دکان میں آگ لگتی ہے اور وہ صدر خود بتا رہا ہے کہ مجھے اس وقت پتہ چلا، تو ایک دکان کی آگ بجھانے کے لیے وہ کیوں بے بس تھے؟ کیونکہ ان کے پاس کوئی انسٹرومنٹ نہیں تھی۔ پھر اس کے بعد جو افراتفری ہو گئی ہے، لوگ سامان نکل رہے تھے اسی روڈ پہ۔ اس وقت جو میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں تو میرا دفتر اسی روڈ پہ سٹی کورٹ کے اپوزٹ والی اس میں، تو یہ ہمارا روز کا گزرنا ہے۔ یہاں گرین لائن کا یقیناً اس میں رکاوٹ ہے۔ 10:25 پہ جو ہے نا ان کو اطلاع ملی ہے فائر بریگیڈ والوں کو، فائر سٹیشنز اور یہ فائر سیفٹی آڈٹس کے حوالے سے معاملات ہیں، یا پھر ایسی غیر قانونی دکانیں جو نقشے ہم ان کی خلاف ورزی کی، اس کے حوالے سے کوئی اب آڈٹ کرنا یا اس کے حوالے سے قانون سازی کب تک پیپلز پارٹی پلان کر رہی ہے، فوری طور پر کرنے کا سوچ رہی ہے، یا ٹائم لائن کچھ دیں گے آپ اس حوالے سے؟ ایک جملہ مجھے اور کہنے تھے پھر میں ختم کر دوں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اس جو مارکیٹ ہے، وہ مارکیٹ کی کچھ 7 دکانیں بتا رہے تھے، کل ان کا صدر بتا رہا تھا کوئی 12 یا 14 دروازے، وہ سارے کے سارے لاک تھے، 2 دروازے کھلے ہوئے تھے، اور باقاعدہ جب افراتفری مچی تو لوگوں نے مسجد کے دروازے توڑ کے اور باہر نکلے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ میں تو اپنی حکومت کی ذمہ داری تسلیم کرتا ہوں کہ ایز اے باپ کی مانند ہوتا ہے حکومت، ہم کسی بھی کوتاہی ہو تو ہم اس کی ذمہ دار ہم ہی ہوتے ہیں، ہم ہی لیتے ہیں۔ لیکن کیا جو ماضی میں جو نقشے پاس ہوئے، جس طرح افراتفری ہوئے، اس کوئی ذمہ دار نہیں ہے؟ کیا جو یونین ہے وہاں کا جو ہر چیز، لیکن سر ابھی موجودہ سیٹ اپ پہ اس حوالے سے کیا کرنا ہے؟ ہم نے تو آگے بڑھنے کی بات کرنی ہے نا، ماضی میں سب نے جو آگے بڑھنے کی، اس حوالے سے آپ پلان کیا دیں گے؟ دیکھیں، آگے بڑھنے کے لیے آپ نے خود انٹرو میں بتا دیا کہ 3 دن کا الٹیمیٹم بھی ہے۔ یہاں پہ صورتحال یہ ہے، یہاں کی آباد جو ایک بلڈر ایسوسیشن ہے وہ بھی ہے، اور بھی لوگ آئے، یہاں کوئی بھی آدمی کو کوئی طرح سے چڑھ رہے تو ٹک سے وہ کورٹ سے سٹے اٹھا لیتے۔ چلو اب 3 دن کا الٹیمیٹم دیے،
اور 2 ڈسٹرکٹ کی کل آلریڈی اسکروٹنی ہو چکی ہے. اور میں تھوڑا سا ایک جملہ اور کہہ کے آپ کا وقت لوں گا. آپ کو چند مہینے پہلے لیاری میں ایک بلڈنگ خستالات میں گر گئی. اس کے بعد جب اپوزیشن میں ان جماعتوں نے شور مچایا تو پیپلز پارٹی کی حکومت نے تقریباً لگ بھگ 500 جو بلڈنگ خستالات ان کی نشاندہی کر دی, جب ان پر نشان لگایا کہ ان کو ہم توڑیں گے. تو یہ ایم کیو ایم, یہی جماعت اسلامی والے کھڑے ہو نہیں, پہلے آپ ان لوگوں کو آباد کر لیں, اس کے بعد ہم آپ کو دیں گے جگہ. ٹھیک, احتشام صاحب. میں تو خیر صاحب احتشام بول رہا ہوں, بجائے اس کے کہ میں کامنٹ کروں, میں چاہوں گا کہ میں آپ ہی سے سوال پوچھ لوں. اچھی بات ہے, آپ چند ایک پیپلز پارٹی کے لوگوں میں سے ہیں مندوخال, جو آپ کرٹیسزم جو ہے نا برداشت کرتے ہیں اور اپنی غلطی جو ہو اس کو مانتے ہیں. یہ نہیں کہ بحث برائے بحث اور کرٹیسزم برائے کرٹیسزم کر رہے ہوتے ہیں. اب 2 چیزیں ہیں. ایک تو میرا خیال ہے جو نئے وہ شربا مندوخیل صاحب حقائق سامنے آئے ہیں. ایک تو جو بات ہو رہی ہے, یہ کہا جا رہا ہے کہ 3 منزلہ گل پلازا کی عمارت تھی, اس کو 4 منزلہ بنایا گیا اور انتظامیہ کی ملی بھگت سے غیر قانونی طور پہ تعمیر کیا گیا. ایک تو آپ کے خیال میں جو لوگ اس میں انوالو ہیں ان کی فیٹ کیا ہوگی, کیا فوری طور پہ ان کے خلاف ایکشن ہوگا؟ اور دوسرا یہ کہا جا رہا ہے کہ جی 700 فائٹر کی ضرورت ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ جی اس وقت تو تقریباً کتنے رہ گئے ہیں, بہت کوئی نہیں 28,000 کی ضرورت ہے. 700 فائٹر ہیں اور 100 فائر بریگیڈ ہیں, ان میں سے 50 ڈیفیکٹیو ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ فوری طور پہ حکومت جو ہے نوٹس لے کے کم از کم یہ تو کرے گی کہ دوبارہ اس طرح کا واقعہ نہ ہو؟ جی بالکل درست فرمایا آپ نے. یقیناً اس کے لیے آلریڈی جو حکومت ایکشن لے رہی ہے. باقی جو آپ نے کمی کی بات کی جو فائر فائٹر کی, آپ کو یاد ہوگا 2021 میں یہاں جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں یا دوسرے محکموں میں جو ملازمتوں کا باقاعدہ جو انٹرویو ٹیسٹ شروع ہو گیا, تو ایم کیو ایم نے ہائی کورٹ میں اسٹے لیا, اور ابھی جا کے کچھ مہینے پہلے وہ اسٹے ختم ہو گیا. کورٹ نے کہا کہ اس کو دوبارہ اشتہار دیں. تو یقیناً آپ کی بات درست ہے کہ عالمی معیار کے مطابق فائر فائٹر بھی کم ہے, ان کی عملہ بھی کم ہے, زیادہ ہونا چاہیے, میں آپ سے ایگری کر رہا ہوں. اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ یقیناً جو اس حوالے سے سندھ حکومت یا پیپلز پارٹی کی حکومت جو آفر کری جوڈیشل کمیشن احتشام صاحب یا تو ہائی کورٹ کا یا سپریم کورٹ کے حاضر جج کے سربراہی میں ہوتا ہے. اور اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ ایم کیو ایم کے دوست بھی بیٹھے ہوئے ہیں, آپ بھی ہے, میں بھی ہوں, جس کے پاس جو شواہد تھی وہ لا کے دے دیں, اور جوڈیشل کمیشن کو, اور جوڈیشل کمیشن پھر ملزمان کی وہ کر دے کہ کس کی کوتاہی ہے, کس کی غفلت ہے. ہم اپنے آپ کو سب سے پہلے کٹہرے میں کھڑا کرنے کے لیے جو ہم نے اعلان کیا, تو اپنے آپ کو پہلے کھڑا کر رہے ہیں. طاہا صاحب, آپ نے ساری گفتگو سنی ہے. جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے کہا جا رہا ہے, کیا اس جوڈیشل کمیشن سے ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے امید رکھیں یہ فیئر رپورٹ آئے گی, اس کے بعد اقدامات ہوں گے, یا کراچی کے مسائل آپ کو فی الحال تو حل ہوتے ہوئے نہیں دکھائی دے رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا اور آپ کے چینل کا بہت شکریہ کہ ہمارا موقف جاننے کے لیے آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا. میں امید رکھتا ہوں کہ میں نے بڑے تحمل سے اپنے بھائی کی گفتگو سنی ہے, تو مجھے بھی اتنا ہی موقع دیا جائے اور یہ بھی میری گفتگو کو بڑے تحمل سے سنیں. ایک کراچی میں, جس کراچی کی یہ بات کر رہے ہیں, میں ان کی ایک ایک بات کا جواب دوں گا. سب سے پہلے میں ان کو یہ بتاتا چلوں کہ کراچی اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ پلان جو ایم کیو ایم جس وقت ایک مضبوط بلدیاتی نظام کے ساتھ حکومت میں تھی, مشرف صاحب کے کہنے پہ ایک مضبوط بلدیاتی نظام والی ایم کیو ایم نے کراچی اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ پلان بنایا, جس پہ تمام سٹیک ہولڈرز کے سگنیچرز موجود ہیں, تمام ایڈمنسٹریٹو اتھارٹیز, تمام وہ ایڈمنسٹریٹو باڈیز جن کا کراچی سے تعلق ہے, چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی ہوں چاہے وہ پروونشل گورنمنٹ کی ہوں. اس کے بعد اس کو لوکل گورنمنٹ سے قرارداد کے ذریعے پاس کرایا. ایم کیو ایم کی حکومت ختم ہوتی ہے, اس اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ پلان کو دبا کے رکھ دیا جاتا ہے. اس کے بعد 2018 میں جب واٹر کمیشن کراچی آتا ہے اور سپریم کورٹ لگتا ہے, جس میں ہانی مسلم صاحب واٹر کمیشن کو ہیڈ کر رہے ہوتے ہیں, تو کراچی ماسٹر پلان کی بات ہوتی ہے. اس کے بعد ان کی انسٹرکشنز پہ اور ان کی برہمی کے بعد 2018 میں اس کو گزٹ کر لیا جاتا ہے. گزٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آج ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب ہیں, انہی کے سگنیچر سے اس ماسٹر پلان کو قانون کا حصہ بنا دیا جاتا ہے. لیکن آج تک اس ماسٹر پلان پہ عمل درآمد نہیں ہوتا, آج تک اس ماسٹر پلان کے اکارڈنگلی کچھ نہیں ہوتا. ہم تو یہ بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس ماسٹر پلان سے کانٹرڈکٹ کرتے ہوئے جتنے فیصلے ہوئے ہیں ان تمام فیصلوں کو نل اینڈ وائڈ کریں, ان تمام فیصلوں کو ڈی نوٹیفائی کریں. اچھا, اس سے ایک اور بات کا پتہ چلتا ہے کہ پیپلز پارٹی عدالتوں کو اور عدالتی فیصلوں کو کتنی اہمیت دیتی ہے, کہ ایک ماسٹر پلان جو کہ کاؤنسل سے اپرووڈ ہے, وہ آنریبل سپریم کورٹ کے آرڈرز پہ
गजट किया जाता है, यही वजीर आला साहब उस पर साइन करते हैं, लेकिन अमल दरामद कुछ नहीं करते। अच्छा, जहां तक रही बल्दिया फैक्ट्री की बात, तो मैं आपके चैनल पे बड़ी कैटेगोरिकली ये बात कहना चाहता हूं कि किसी भी हादसे पे सियासत करने वालों पे हम लानत भेजते हैं। बल्दिया फैक्ट्री में जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उनको चौराहे पे लाके फांसी दी जाए। किसी एमक्यूएम के रहनुमा ने, किसी एमक्यूएम के जिम्मेदार ने कभी बल्दिया फैक्ट्री के में जो लोग मुलव्विस हैं उनके लिए किसी माफी का ऐलान नहीं किया। जहां तक रही बात बल्दिया फैक्ट्री की, तो क्या बल्दिया फैक्ट्री के वाकये को संभाल के रखा हुआ है कि जब कहीं कोई हादसा होगा, जब कहीं कोई नेग्लिजेंस होगी, तो आप अपनी आप को करेक्ट करने के बजाय बल्दिया फैक्ट्री की एग्जांपल को कोट कर देंगे? अच्छा, क्या कल मैं भी इनका टॉक शो सुन रहा था, जिस टॉक शो को इन्होंने कोट किया है उसमें बैठ के, वो मेरे साथ ही थे कल, उस एसोसिएशन के जो सदर हैं तनवीर पास्ता साहब, उन्होंने टीवी पे भी बताया, कल भी बताया कि पहली एम्बुलेंस पहुंची है 1.5 घंटे के बाद। मैं पूरी रात वहां मौजूद था, इनका मेयर तो आया ही 23 घंटे के बाद है। हमारे एमपीएज एमएनएज वहां पे मौजूद थे। जो पहली एम्बुलेंस पहुंची है वो 1.5 घंटे के बाद पहुंची है। और वो जी, और वो एम्बुलेंस जब पहुंची है तो वो जो बेचारे फायर फाइटर थे वो अपने जज्बे और हौसले से लड़ रहे थे। उनके पास ना स्किल था, ना कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो आग बुझाने की है उसके मुताबिक कोई चीज थी। उनके पास तो अपना सेफ्टी गियर कोई नहीं था, उनके पास तो कोई वो ड्रेसेस नहीं थे जो केएमसी ने खरीदे हैं पेपर्स में, जो आग प्रूफ होते हैं, जो फायर प्रूफ होते हैं, जिसके जरिए आप आग में जाके लोगों को निकाल सकते हैं। सेफ्टी किट्स नहीं थी, सेफ्टी के मास्क नहीं थे, वो भी एमक्यूएम वालों ने गायब किए। वो फायर ब्रिगेड को भी एमक्यूएम वालों ने रोका था। अच्छा, ये तो एक मसला है ना, ये बात कर रहे हैं गटर में गिरने से बच्चे मर रहे हैं, कुत्ते के काटने की वैक्सीन ना होने से बच्चे मर रहे हैं, तो गटर के ढकने भी एमक्यूएम की जिम्मेदारी है लगाना। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। 17 साल से अनइंटरप्टेड गवर्नमेंट इनके पास है, वजीर आला इनका है। मैं कहता हूं एमक्यूएम वालों ने खराबी की थी, ओ भाई आपके पास तो वजीर आला आपका है, वजीर दाखिला आपका है, आप अरेस्ट करो, गिरफ्तार करो, फांसी दो, लेकिन ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। डीसी ऑफिस सामने, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के साथ कहा भाई एक बात तो माने ना, मंदो खेल साहब ने बड़ी ग्रेसफुली अपनी जो है ना वो जिम्मेदारी कबूल की है। वो कहते हैं कि जी जहाँ गलती हुई है उसको हम मानते हैं, ठीक करने की ज़रूरत है। तो बल्दिया टाउन का जब जिक्र आता है तो फरेवन शेख आप मान लेना कभी जिन लोगों ने करवाया था हुआ, हम आगे चल पड़ेंगे जैसे आप कह रहे हैं। देखें भाई, मेरे भाई, बल्दिया टाउन जिन लोगों ने भी किया है, मैं कह रहा हूं उनको फांसी क्यों नहीं दे रहे? जी, आप कह चुके हैं सजाएं दें। और आज भी देखें, मेरी बात सुनिएगा, चाहे पीपल्स पार्टी हो, एमक्यूएम हो, जमात इस्लामी हो, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। आज भी अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ वर्जी करेगा, उसका ताल्लुक किसी भी जमात से हो, बेशक एमक्यूएम से हो, उसको सजा मिलनी चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये कोई हमारे पास कोई टैग थोड़ी होता है कि अगर कोई पीपल्स पार्टी में चला गया तो वो क्राइम नहीं कर सकता, या कोई एमक्यूएम में आ गया तो वो क्राइम नहीं कर सकता। ये जैसा माशरे के लोग हैं वैसे ही लोग सियासी जमातों में, लेकिन कानून नाफिज करना हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। वजीर दाखिला इनका है, वजीर आला इनका है, मेयर कराची इनका है। इन लोगों को चाहिए कि क्रिमिनल्स को पकड़ें, चाहे किसी भी सियासी जमात में हो, चाहे पीपल्स पार्टी में हो। अब मैं नहीं जा रहा उजैर बलोच, बाबा लाडला, अरशद पप्पू, इन लोगों की तरफ, रहमान डकैत की तरफ मैं नहीं जा रहा, लियारी गैंग वॉर की तरफ मैं नहीं जा रहा कि कौन कहता था कि हमने 300 लाइसेंसेस जो हैं वो शादी में फायर करने के लिए दिए। बाद में उसने क्या बयानात दिए जुल्फिकार मिर्जा ने इन्हीं की लीडरशिप के खिलाफ। मैं तो जहाज अगवा पे भी नहीं जा रहा, मैं तो बोरी बाजार के बम धमाके पे भी नहीं जा रहा, मैं नहीं जा रहा इन सारी चीजों पे। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि हमें इस हादसे पे रहना चाहिए। ये वाकया जो हादसे में तब्दील हुआ है, मैं अभी भी कह रहा हूं हुकूमत इंटेंशनली, कोई भी पार्टी नहीं चाहती कि ये हो, लेकिन हुकूमती नेग्लिजेंस कह लेने दीजिए मुझे कि क्रिमिनल नेग्लिजेंस। कि आपका टर्न अराउंड टाइम क्या है? आपका एक फायर स्टेशन तो बिल्कुल सामने, वहां के तो स्नॉर्कल ही खराब थी। ये फैक्ट फाइंडिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा। एक दो बातें हैं, अच्छी बातें की हैं ताब भाई ने भी, सारी बातें ठीक है, गलतियों से सीखना चाहिए। लेकिन देखिए हम ना अब नीड ऑफ द आवर क्या है कि हम हर बड़े वाक़े के बाद यही होता है कि 2, 3, 4 दिन के बाद हम फिर आगे चल पड़ते हैं कि चलें इसके बाद खुदा ना खास्ता कुछ और होगा। टाइमली मेजर्स क्यों नहीं लिया जाते? अब जो कहा जा रहा है कि जी अपना क्या कहते हैं, वो सुन रहा था कि जी चाइना से फायर गुब्बारे जो है ना वो मंगवाए जाएंगे जो आग बुझाया करेंगे। भाई 1 साल से वो प्रोजेक्ट अगर चल रहा था तो भाई दानादारी से मत करके तो उस वक्त ले आते तो शायद इतना नुकसान सर, अभी भी आप, लेकिन शायद आप मुझे कह रही हैं कि हमारे मुल्क में इंसानी जानों की कोई अहमियत नहीं है।
एहतिशाम साहब, एक चीज अगर आप इजाजत दें मैं ऐड कर दूं। क्विकली भी हम लेके जाने पाएंगे। रात को मैंने वजीर बल्दियात साहब का एक स्टेटमेंट सुना है शादिब खानजादा के शो में, जिसमें वो कह रहे हैं कि इस पे रिपोर्ट बन चुकी थी इस बिल्डिंग पे, और वो रिपोर्ट 2 साल से वजीर आला को पेश ही नहीं की गई। ऐसा ही है। तो क्या इसमें भी एमक्यूएम कसूरवार है? नहीं, ये नेग्लिजेंस भी है, और हम ये भी देखते रहे हैं कि क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। बयानात की हद तक इकदामात हमें नजर आते हैं, लेकिन अब आई होप कि इस बार हो जाए और हमें वाकई मामला हल होते हुए दिखाई दें। कराची के मसाइल बढ़ते ही चले जा रहे हैं, यहाँ पर जाने रोज़ाना जा रही हैं, रिपोर्ट भी हो रही हैं, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि बस यही सियासत हमें दिखाई देती है। थैंक यू सो मच। हम शुक्रिया अदा करेंगे कादिर खान मंदुखिल साहब, ताहा अहमद खान साहब दोनों का। एहतिशाम साहब साथ ही रहेंगे, ब्रेक की जाने बढ़ते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान की मईशत के हवाले से हम देखते हैं कि स्विट्ज़रलैंड के शहर डिवोस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम पाकिस्तानी वज़ीर आज़म की सरबराही में शिरकत कर रहा है, जहां पाकिस्तान के लिए एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की खुशखबरी सामने आई है। पाथ फाइंडर ग्रुप के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तानी पवेलियन में एशिया पाक इन्वेस्टमेंट्स ने $5 अरब की इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। इस मौके पर एग्जीक्यूटिव चेयरमैन इन्वेस्टमेंट समीर चिश्ती ने कहा कि हुकूमती इस्लाहात ने पाकिस्तान को आलमी सरमायाकारों के लिए पुरकशिश बना दिया। मजीद उन्होंने क्या कहा, पहले वो आपको सुनाते हैं। Good morning, Pakistan. We are here in Davos at the Pakistan Pavilion for breakfast with the Prime Minister of Pakistan. We are all going to talk about what an amazing opportunity Pakistan presents for investments, and the rest of the day will be about investing in Pakistan. Asia Pac is incredibly proud to be here and to explain to the world why we are maximum bullish on Pakistan. इसी पर बात करने के लिए एहतिशामुल हक साहब के साथ हमें ज्वाइन किया है अरबाब जहांगीर ने, सीनियर एंकर है। उनको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। अरबाब, पहले मैं आपसे आगाज़ करती हूँ, ये जो $5 बिलियन की सरमायाकारी, इसके हवाले से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत के लिए ये क्या मानी रखती है और किन शोबों में हमें फ़ायदा हो सकता है, और रिस्क क्या देख रहे हैं इसमें आप? बहुत शुक्रिया हमना। ये जो इवेंट है बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट है, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जैसा एक बड़ा इवेंट ममालिक के इकोनॉमिक जो उनका रोड मैप होता है, जो उनका फ्यूचर होता है, जो उनकी प्लानिंग्स होती हैं, उसको तय करता है कि किस मुल्क ने आगे चलकर मईशत में क्या कुछ करना है। और ये हमने देखा कि एशिया पाक के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन समीर चिश्ती साहब ने, जो कि ऑलरेडी उनकी कंपनी यहाँ पर $4 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर चुकी है मुख्तलिफ सेक्टर्स में, और ये वो सेक्टर्स हैं जो कि बड़े इमर्जिंग सेक्टर के तौर पर अब सामने आ रहे हैं, जो कि पाकिस्तान की मईशत को बहुत आगे ले जा सकते हैं। बड़ी ग्रोथ इन सेक्टर्स में हो सकती है, और जो हमने पिछले 10 साल में होती देखी भी है। तो ये जो $5 अरब की इन्वेस्टमेंट अभी मजीद होनी है, इससे आप देखें कि एशिया पाक का जो पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तान के इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट में एक स्केल है, वो कितना ग्रैंड हो जाएगा। हम पिछले 25 सालों से बहुत ज्यादा चैलेंजेस का शिकार हैं, खासतौर पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के एतबार से, और हमेशा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के एक उसके शहर में खोए रहते हैं कि वो बड़ी जरूरी है, बैरूनी इन्वेस्टर्स आएं और वो इन्वेस्ट करें। लेकिन पाकिस्तान के लोकल इन्वेस्टर को जो एक एतमाद देने की बात है, वो हमेशा एशिया पाक इन्वेस्टमेंट ने की है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने ज्वाइंट वेंचर्स नहीं किए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये लेकर नहीं आए। मिलियंस ऑफ डॉलर्स की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी ये कंपनी लेकर आई है, लेकिन अपने लोकल इन्वेस्टर को जो इसने एतमाद दिया है, जो हौसला दिया है, उसका ये नतीजा है कि आज हम ये देख रहे हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में प्राइवेट सेक्टर को बहुत आगे रखा गया। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट ने हमेशा प्राइवेट सेक्टर को फरोग देने की, उसको फैसिलिटेट करने की बात की है, चूंकि किसी भी मुल्क का प्राइवेट सेक्टर जो होता है वो उस मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, और उस सेक्टर को मजबूत करने का मतलब ये होता है कि जो दीगर ममालिक के इन्वेस्टर्स हैं वो खुद ब खुद अट्रैक्ट होंगे आपके मुल्क में, वो आएंगे। और हमने माजी में देखा भी है कि एशिया पाक में पिछले सिर्फ 10 से 11 साल में पाकिस्तान की इकोनॉमी में एक गेम चेंजर का रोल प्ले किया है। उन्होंने पावर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की, टेक्नोलॉजी के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की, ट्रांसपोर्ट के शोबे में वो नई इनोवेशन लेकर आए, नई जिद्दत लेकर आए। इस वक्त ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में नंबर 1 नाम है देवू पाकिस्तान एक्सप्रेस का। इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी के शोबे में जो इन्वेस्टमेंट पहले हुई है और जो अभी इन फ्यूचर होने जा रही है, और मुख्तलिफ ममालिक के साथ मिलकर जो होने जा रही है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट एक हैसियत रखती है। जो पिछले 10-12 सालों में पावर सेक्टर में जो खासतौर पर इन्वेस्टमेंट है एशिया पाक की, वो आप देखिएगा कि मुस्तकबिल में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी हमारे मुल्क के इस पावर सेक्टर को बहरान से निकालने में। इससे पहले भी हमने देखा जब जरूरत पड़ी
तो एशिया पाक इन्वेस्टमेंट की जो IPP है उसने फौरन आगे बढ़कर हुकूमत का साथ दिया। जो मसाइल थे पावर सेक्टर के उसको कम करने में उन्होंने फौरी तौर पर पेशकश की, और ये सिलसिला भी आगे भी चलेगा। ये जो $5 अरब की इन्वेस्टमेंट है ये फेजेस में होगी, ये मुख्तलिफ सेक्टर्स में होगी, और हम इसके बड़े पॉजिटिव जो नताइज हैं वो आने वाले चंद सालों में हम देखेंगे। और ये इस तरह का ये सिर्फ एक इवेंट में इस वक्त एशिया पाक इन्वेस्टमेंट की जो शिरकत है ये सिलसिला यहाँ रुकेगा नहीं, बल्कि ये सिलसिला अभी मुस्तकबिल में भी जारी रहना है। बिल्कुल ठीक। अरबाब, थैंक यू सो मच। एहतशाम साहब की तरफ चलती हूँ। एहतशाम साहब, आप इस $5 बिलियन की कमिटमेंट को इनकी मईशत के लिए किस तरह से देखते हैं, और साथ ही साथ ट्रांसलेट करना बड़ा ज़रूरी होता है कि हम इसकी एक्चुअल डिलीवरी देखें, सो उसके लिए आप कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं? देखिए, हम ना पाक एशिया इन्वेस्टमेंट ग्रुप का जिस तरीके से डेवोस में जाना, उनको दावत मिलना, मेरा ख्याल है ये इट्सेल्फ जो है ना बहुत बड़ी एक सक्सेस स्टोरी है। अनदर फैदर इन द कैप जिसको कहना चाहिए ना, वो इनके लिए है। मेरा ख्याल है हमारी कंपनियों में कितने लोगों को वहाँ बुलाया जाता है, मैं तो बड़ा फॉलो करता हूँ बरसों से, क्योंकि ये तो एक वर्ल्ड का एक जिसको कहते हैं वर्ल्ड इस्टेब्लिशमेंट है बिज़नेस, फाइनेंस, ट्रेड के लिए। सारी दुनिया जाती है, शोकेस करती है अपने प्रोजेक्ट्स को, इन्वेस्टर्स आते हैं और अट्रैक्ट किया जाता है अपने अपने मुल्कों में, अपने अपनी कंपनीज़ के लिए वो पैसा लेके आएँ, FDI लेके आएँ। तो मेरा ख्याल है समीर चिश्ती साहब ने बड़े खूबसूरत तरीके से वहाँ पे जो बातें की, जो मैंने सुनी भी हैं, और मेरा ख्याल है ये हमारे लोगों के लिए जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए एक सबक है, वो फॉलो करें कि बजाय इसके कि अपना पैसा निकाल के आप लेके जा रहे हैं श्रीलंका, दुबई, इंडोनेशिया, इधर उधर, अपने मुल्क में इन्वेस्ट करें। ये भी तो सिक्योरिटी अदारे जो हमें प्रोटेक्शन देते हैं, जो चीज़ें रियासत की तरफ से मिलती हैं। तो मेरा ख्याल है हमारी जो बड़े बड़े कॉरपोरेट सेक्टर के लोग हैं, जिनमें हमारा ये ग्रुप, मैं कह रहा हूँ कि जिसको कहना चाहिए कि जिस तरीके से मामलात को आगे लेके जा रहा है। अब $5 बिलियन आमना कोई इन्वेस्टमेंट मामूली नहीं है। अभी देखिए, इससे पहले $4 बिलियन पाक एशिया इन्वेस्ट कर चुका है पाकिस्तान में। $5 बिलियन और आ जाना, और साथ साथ मेरा ख्याल है आई एम श्योर कि डेवोस में इनको और अपने जिसको कहना है पार्टनर मिलेंगे, और मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान में कहा जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत ज़्यादा अभी भी ज़रूरत है। एनर्जी सेक्टर में, इंडस्ट्री में कोई ऐसा सेक्टर नहीं है, टूरिज़म में, जहाँ पे हम अट्रैक्ट ना कर सकें पैसे को बाहर का। और मेरा ख्याल है वहाँ पे एशिया पाक की नुमाइंदगी समीर चिश्ती का करना, अपना नुक्ता नज़र लोगों को बताना बड़ी सक्सेस है। आई एम श्योर कि वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर भी गए हैं, उनसे उनकी मुलाकात होगी। तो मैं तो चाह रहा था, उन्होंने तो हमारे लिए रिपोर्टिंग करके वहाँ पे दिखाई, और मैं तो उन्हें मैसेज भी किया जी हो सके तो प्राइम मिनिस्टर से 2-4 बातें करके ये आप हमें भेजें, तो मेरा ख्याल है हमारे चैनल के लिए बहुत अच्छा होगा। तो मेरा ख्याल है बुनियादी तौर पे तो हमने सवाल इस वक्त यही है ना कि जो इस वक्त पूरी दुनिया में ये है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हर मुल्क के लिए 24 से 25% उनकी GDP का हिस्सा होती है। माजरत के साथ एक ज़माने में मुझे याद है 2008 में $8 बिलियन इन्वेस्टमेंट आई थी। उसके बाद से हम देख रहे हैं 100 बिलियन अपना $1 बिलियन 800-900 मिलियन डॉलर से ऊपर नहीं गए। तो मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसको कैश कराने की ज़रूरत है। हमारे और लोगों को अब भी जाना चाहिए। लोग कमाते हैं, पैसा नहीं खर्च करते कि वहाँ जाएं, जेब से पैसा लगाएं वहाँ जाके और अपने पाकिस्तान को शोकेस करें, अपनी कंपनी को शोकेस करें। नतीजतन पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आएगी, आपका मेरा पूरे मुल्क का भला होगा। बिल्कुल, हौसला बढ़ेगा लोगों का, कॉन्फिडेंस इस पे बूस्ट होगा। थैंक यू सो मच एहतशाम साहब। कुछ बात कर लेते हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जिनके मुतनाज़े फैसले एक बार फिर आलमी निज़ाम को हिला रहे हैं। सदर ट्रंप ने UN को गैर मुअस्सर करार देकर मुतबादल की बात छेड़ दी है। अपने अहद सदारत की दूसरी एनिवर्सरी पर उन्होंने ख्याल जाहिर किया कि उनका मुजवज़ा बोर्ड ऑफ पीस एक दिन UN की जगह ले सकता है, क्योंकि UN अपनी इतनी मुअस्सर नहीं है रही। साथ ही साथ ट्रंप का ये दावा है कि दुनिया में नई सफ बंदियां पैदा कर रहा है। इसी दौरान ग्रीनलैंड पर वाक़े अमरीकी अड्डे पर मज़ीद अमरीकी जंगी तैयारे भेजे जा रहे हैं और ग्रीनलैंड की हुकूमत को भी इससे आगाह कर दिया गया है। इन सरगर्मियों में हम देख रहे हैं कि यूरोप, कनाडा और डेनमार्क के साथ इख्तलाफात को मज़ीद गहरा कर दिया है, जबकि ईरान ने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई पर मुमकिना हमले को पूरी उम्मत मुस्लिमा के खिलाफ जंग करार दे दिया है। ईरान की पार्लिमानी कमेटी किया कि रद्द-ए-अमल आलमी सतह पर फैल सकता है। अब क्या दुनिया एक नए आलमी तसादुम की तरफ बढ़ी है? इसी पर बात करने के लिए हामिद खान अल-मशरिकी साहब, सीनियर एनालिस्ट, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच हामिद साहब। हामिद साहब, सबसे पहले तो ये ज़रा समझाइएगा बोर्ड ऑफ पीस, इसका मकसद क्या होगा? क्योंकि इसकी तश्कील सदर डोनाल्ड ट्रंप करने जा रहे हैं, जिन्होंने हमने देखा कि आते ही 1 साल में इतना तहलका मचा दिया है कि पूरी दुनिया का पीस हिल कर रह गया है। इसमें हम देख रहे हैं कि यूरोप के मुमालिक हों, वो उनके अगेंस्ट आ रहे हैं, सारे मामलात बढ़ रहे हैं। ग्रीनलैंड को जिस तरीके से कैप्चर करने का सोच रहे हैं, ईरान पर हमलावर होने का सोच रहे थे, ये सारे मामलात, आपको लगता है कि बोर्ड ऑफ पीस इसके मुहर्रिकात क्या नज़र आ रहे हैं हमें?
आमना, मैं समझता हूँ कि बोर्ड ऑफ पीस जो है ये सरमायादार ममालिक की इजारादारी का एक नया प्लान के अलावा कुछ भी नहीं। पीस के नाम के ऊपर दुनिया के अंदर एक बार फिर मैं समझता हूँ नाइंसाफी पर मबनी और मुतनाज़ा तरीन शख्सियतों पर मबनी एक ऐसा बोर्ड बनाया गया है। और आगे आप देखिए कि उसमें टोनी ब्लेयर जैसे नाम हैं जिनके हाथ जो हैं वो लाखों इराकियों के और मुसलमानों के खून से रंगे। मैं ये समझता हूँ कि ये जो पीस बोर्ड के नाम के ऊपर दरअसल दुनिया के अमीर मुल्कों की इजारादारी की एक नई वीटो बनाने की कोशिश है सदर ट्रंप की जानिब से, जिसके अंदर जिसकी मेंबरशिप के लिए $1 अरब लिए जा रहे हैं सरबराहान से। उसके बाद इसके अंदर दुनिया के मुतनाज़ा तरीन अभी शख्सियात जैसे टोनी ब्लेयर जिसके हाथ जो हैं वो लाखों इराकियों के खून से रंगे हुए हैं, जेरेड क्रिश्नर अपने दामाद को उसका हिस्सा बनाया है। इसी तरह मैं समझता हूँ कि ना तो अक़वाम मुत्तहिदा, मैं नहीं कहता कि कोई मौसर इदारा था, उसका भी अमेरिका का उस पर इंतहा से ज्यादा असर रसूख रहा। अमेरिका ने जब चाहा उसमें तमाम करारदादों को वीटो किया, ना फ़लस्तीन के हक में कुछ कर सके, ना कश्मीर के हक में कुछ कर सके, ना सूडान के हक में कुछ कर सके। लेकिन नाम नेहाद इदारा था, अगर वो उसको भी ख़त्म या कमज़ोर करना चाहते हैं तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई दुनिया की भलाई हो सकती है। दूसरी जानिब मैं ये समझता हूँ कि ये जो जिस अंदाज में सदर ट्रंप पूरी दुनिया से एक तरह से वही बात अंग्रेजी में लफ्ज़ बुली का इस्तेमाल होता है, बुली अंदाज से उनको डील कर रहे हैं, फ्रेंच प्रेसिडेंट ने भी ये लफ्ज़ यूज़ किया, तो ये दुनिया के अमन के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। और आप देखिए कि ग्रीनलैंड के मामले के ऊपर यूरोप जो है वो इंतहाई परेशानी का भी शिकार है, और यूरोप जो है वो मुकम्मल तौर पर अमेरिका से अलहदा होता हुआ नजर आ रहा है जो अमेरिका के ज़ेरे असर था। एक चीज़ हमें समझनी होगी कि क्या ये पीस बोर्ड जो है ये डिलीवर क्या कर सकता है, क्या ये गजा के मुसलमानों जी और किसको डिलीवर करेगा। ये जनाब हमास को गैर मुसल्लह करने के लिए बनाया जा रहा है, ये फ़लस्तीनियों को रीलोकेट करके मिस्र के किसी सहरा में धकेलने के लिए बनाया जा रहा है, ये वहां पर जो है इसराइली अफवाज की शायद मदद के लिए बनाया जा रहा है, ना कि इसराइल की अफवाज को रोका जाए जो जुल्म बर्बरियत करती हैं। और एक चीज़ और हमें बड़े क्लियरली समझनी होगी, वो ये कि मैं ये समझता हूँ कि जिस अंदाज में पाकिस्तान या दूसरे मुसलमान ममालिक जो हैं वो कर रहे हैं, आप समझते हैं पाकिस्तान को भी दावत आई है, पाकिस्तान पीस बोर्ड का हिस्सा बनेगा? मैं समझता हूं कि मौजूदा हालात में पाकिस्तान नहीं बनेगा इसका हिस्सा। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। पाकिस्तान ये चाहता है कि किसी ऐसे बोर्ड का हिस्सा बनेगा जिसके अंदर फ़लस्तीन के मसले का हल फ़लस्तीनियों की उमंगों के मुताबिक और जो उनका जायज़ मुतालबा है आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का, उसके लिए अगर काम किया जाए। पैलेस्टीनियन रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल नहीं होगी, वो जी बिल्कुल, नेतन्याहू साहब ने एक्सेप्ट भी कर लिया है पीस बोर्ड का हिस्सा बनने। जी हाँ, और देखिए बात होती है इंडिजिनस पीपल, यानी जो वहाँ के जो एक्चुअल जो फ़लस्तीनी हैं उनकी अगर नुमाइंदगी नहीं होगी तो किस तरह वहाँ पर एक अमन ला सकते हैं, किस तरह वहाँ पर कोई बात हो सकती है। कोई भी जो बाहर की ताकतें हैं वो तो मैं समझता हूँ कि हमास को गैर मुसल्लह करने के अलावा और उनका कोई मकसद नहीं कि इसराइल का जो मकसद है ग्रेटर इसराइल शायद उसको मजीद तकवीत बख्शे। मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान मौजूदा सिनेरियो में इसका हिस्सा बनेगा, और ना ही और कोई बड़ा रशिया को भी दावत दी गई है। रशिया को सदर पुतिन आपको दिखाई दे कि वो मैं समझता हूँ कि सदर पुतिन को वो खुश करने के लिए कुछ भी करना चाह रहे हैं, लेकिन सदर पुतिन भी इसका हिस्सा नहीं बनेंगे क्योंकि इसराइल के साथ जिस अंदाज के उनके जो मामलात हैं यूक्रेन के हवाले से दूसरे हवाले से, मौजूदा हालात में सदर पुतिन भी इसका हिस्सा बनते नजर नहीं आ रहे। ना चाइना को दावत दी गई है, ना ही ये कोई बहुत मुअस्सर बोर्ड है। मैं आई एम वेरी सॉरी टू से मुझे इसके अंदर कोई मुअस्सर रिजल्ट आते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ग्रीनलैंड की थोड़ी सी बात करते हैं। ग्रीनलैंड पे आपको क्या अब नक्शा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सदर ट्रंप बहुत एडमेंट हैं कि वो हर हाल में ग्रीनलैंड लेकर रहेंगे, जबकि हम देख रहे हैं कि यूरोपीय ममालिक उनकी जानिब से भी अब जो तनकीद है या इस वक्त सख्ती है वो बढ़ती चली जा रही है। सो इस सारी सिचुएशन में आपको आने वाले दिनों में क्या मंजरनामा दिखाई दे रहा है? देखिए मैं तो समझता हूँ कि ग्रीनलैंड के इशू ने जो दुनिया के अंदर जिस तरह लीडर्स एक दूसरे के टेक्स्ट मैसेजेस और व्हाट्सएप मैसेजेस को दुनिया के आगे ला रहे हैं, ये शो कर रहा है कि मामला जो है वो बहुत ही खतरनाक हद तक बिगड़ता नजर आ रहा है। और ग्रीनलैंड के ऊपर जिस अंदाज की एग्रेशन या जारहानापन सदर ट्रंप दिखा रहे हैं, चाहे वो टैरिफ की शक्ल में हो, अब वो मजीद फौजी अड्डे के अंदर फौजी भेजने की बात कर रहे हैं, मजीद जहाज अपने फाइटर जेट भेजने की बात हो गई है, बल्कि ऐलान कर दिया है। ये सूरत बड़ी खतरनाक होगी। अगर जबरदस्ती ग्रीनलैंड पर कब्जा किया जाएगा तो
यूरोप के पास इसके अलावा कोई हल नहीं होगा कि वो डेनमार्क के लेकिन साथ वो खड़ा यूरोप हो। को प्रेस करने के लिए 200% टैरिफ की भी धमकी दे चुके हैं। मेरा ख्याल है टैरिफ के मुकाबले में ना एक चीज यूरोपीय यूनियन के अंदर एक चीज यूज होती है बजूका इम्पैक्ट, वो किया जाएगा। बजूका इम्पैक्ट से मुराद ये है कि अमेरिका की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे अमेजोन हो गई, गूगल हो गई या दूसरी कंपनियां जो सर्विसेज देती हैं, उनके ऊपर भी इतना हाई टैक्स लगा दिया जाएगा कि वो 200% टैक्स का कोई असर नहीं रहेगा। इसके ऊपर पूरी पॉलिसी यूरोप ने तैयार करनी शुरू कर दी है और पिछले 24 घंटे के अंदर इसके ऊपर बात हो रही है कि वो सर्विसेज जो बिल वास्ता या बिला वास्ता तौर पर भी अमेरिका से आती हैं, उन पर अगर इतना टैक्स लगा दिया जाएगा तो ये 200% टैक्स जो है ये उसके अंदर एडजस्ट होने की बात होगी, ना कि डायरेक्ट सारिफ या जो मैन्युफैक्चरर है उसको असरअंदाज होगा। सो यूरोप के पास भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं इसको टैरिफ को काउंटर करने के लिए। मैं नहीं समझता कि यूरोप इससे दबाव में आएगा या यूरोप इससे पीछे हटेगा। राइट, थैंक यू सो मच हामिद खान अल-मशरकी साहब फॉर योर इंसाइटफुल एनालिसिस। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है, आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।